we will be starting the offenses, the topic that is offenses against state. Okay. So before understanding this, basically we will be understanding कि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है. ठीक है. तो यूपीएससी ने कुछ ऑफेंसेस की लिस्ट दी हुई है. जैसे फॉर एग्जांपल पहला उसके सिलेबस में अगर आप देखेंगे लॉज ऑफ क्राइम के सिलेबस में, तो उसमें पहला है कि ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट. ठीक है. तो ऑल्दो बीएनएस में दिस इज बेसिकली द एक्ट ऑफ वॉर, इसको कैसे कैटेगराइज किया गया है? एज द एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट. ठीक है. अच्छा, उसके बाद में अगर हम बात करें तो सिमिलरली देयर आर इन द सिलेबस इट इज मेंशन्ड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी. ठीक है. तो इसमें भी हम इनको पढ़ेंगे, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को भी हम पढ़ेंगे. ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के बाद में एक थर्ड टाइप ऑफ ऑफेंस भी है जिसको हम मैं बेसिकली आपको क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ हाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट वी विल बी moving to the offenses against public tranquility, and after that we will be moving forward to the offenses committed against women. Although even in your GS paper, not just in optional, but even in GS paper and even in optional paper, the probability of the question being asked from this topic, that is offenses against women, is higher. Okay, so basically that is to uplift the gender, that is to create awareness among the UPSC aspirants and the people who want to basically join the civil services. तो उनके लिए ये बात ये बहुत ज्यादा जरूरी बना दिया यूपीएससी ने कि आपको ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन के बारे में पता होना चाहिए, पब्लिक लेजिस्लेशंस फॉर वुमेन आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. तो दिस टॉपिक स्टैंड्स टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसके बाद अगर हम बात करें तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट. तो देखो बीएनएस में अगर हम बीएनएस की बात करें तो बीएनएस में सेक्शन 147 टू सेक्शन 158. ओके. So section 147 to section 158 basically deals with the offenses that are committed against the state. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, देखो कोई भी अगर हम बात करें ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट क्या होता है, आगे चल के हम ये भी एक बात समझेंगे कि एक जनरल रियॉट में, ठीक है, एक डिस्टर्बेंस टू द पब्लिक ऑर्डर में और एक ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट में क्या डिफरेंस है. ठीक है. देखो ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट इसमें ऑब्वियस सी बात है बिकॉज दिस इज अ क्राइम, अ हीनियस क्राइम, जिसमें कि जो पनिशमेंट दी गई है अकॉर्डिंग टू द बीएनएस दैट इज ईदर लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस प्लस फाइन. तो अगर हम बात करें तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत हीनियस नेचर के क्राइम्स होते हैं. ठीक है. ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट. तो ये ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट वो ऑफेंसेस होते हैं दैट आर बेसिकली टारगेटेड, जिसमें इंटेंशन को तो ऑब्वियस ही बात है कंसिडर करना ही होता है, दैट आर बेसिकली टारगेटेड अगेंस्ट द सोवेनिटी ऑफ इंडिया. सी दीज आर द वैल्यूज, फॉर एग्जांपल द सोवेनिटी ऑफ इंडिया, द यूनिटी ऑफ दिस कंट्री. These are the constitutional values even mentioned in the preamble of our country. Okay, preamble of our constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल द सोवेनिटी ऑफ द कंट्री, ओके, फॉर एग्जांपल द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. ओके. अगर हम बात करें द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, दिस डजंट टॉक्स अबाउट बेसिकली द पर्टिकुलर रूलिंग डिस्पेंसेशन, इट डजंट टॉक्स अबाउट द पर्टिकुलर रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, इट बेसिकली talks about the government authority. Okay, the government of India here means government authority. So basically these are the crime that threatens the entire government authority, that entire government of India. Okay, these are the offenses that are basically committed against the sovereignty of the country, against the unity and integrity of this nation. Okay, यही जो है, for example if a offense is directed, for example assault is committed against the president of India or the governor. Why president of India or governor? Because that is not a normal constitutional post. That is basically who is president. President is the symbol of the unity and integrity of this nation. He is the head of the state. So basically a attack against the president or basically the constitutional head of a state, that is the governor,
इनके अगेंस्ट कोई अगर अटैक कमिट होता है तो दैट अटैक इज नॉट जस्ट सीन एज अ अटैक बेसिकली अगेंस्ट दैट पर्सन or that office, but is seen as a attack on the overall unity, integrity and sovereignty of India. So that is why these kinds of offenses are also categorized as the offenses against the state, or particularly when talking about in the language that is mentioned in the BNS only, offenses committed against the government of India. ओके तो अगर हम बात करें ये वो ऑफेंसेस हैं जो कि बेसिकली डिस्टर्ब कर देते हैं पूरे इंटरनेशनल, अगर हम बात करें पीस को, इंडिया के साथ में बाहर के देशों की जो एक इंटरनेशनल पीसफुल रिलेशंस चल रहे हैं, अगर कोई ऐसा अटैक अगर थ्रेटन करता है इंडिया के साथ वैसे रिलेशंस को बाकी देशों के साथ के, या फिर किसी स्टेट की सिक्योरिटी को थ्रेटन करता है, सो बेसिकली दीज आर द ऑफेंसेस. So, as mentioned in section 147 to 158 of BNS, so these are the offenses that targets or threatens these things, whatever I just told you. तो ये वो offenses होते हैं जो इन चीजों को threaten करते हैं, ठीक है, इनको लिख लो, right? Offenses against the state are dealt in BNS, are dealt in BNS under section 147 to section 158 of BNS. Under section 147 to section 158 of BNS. That deals with the crimes that threatens, that deals with the crimes that threatens the sovereignty of India, that threatens the sovereignty of India, comma, unity and integrity of India, comma, authority of the government, comma, authority of the government, comma, constitutional heads like president or governors, comma, international peace relations, or state security, or state security. ठीक है, तो ये जो ऑफेंसेस हैं ये बेसिकली आर अगेंस्ट, नॉट अगेंस्ट एग्जैक्टली द कॉन्स्टिट्यूशन बट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल, आई वुड से द बेटर वर्ड इज टू यूज द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. So these are the offenses committed against the constitutional values. Are you getting the point? तो constitutional values के against जो ये attack होता है, इन attack को basically कहा जाता है as offenses committed against the state. ठीक है, तो first let us talk about section 147. So put a major heading section 147 of BNS. इसकी heading लिखो, इसकी heading लिखो waging, लिखो waging attempting to wage or abetting, even abetting, waging
waging of war against the ठीक है, इधर वेजिंग या फिर अटेम्प्टिंग टू वेज या फिर इवन अबेटिंग द वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वॉर वेज करना या इवन अटेम्प्ट करना टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इवन अबेटिंग टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेसिकली डेल्ट अंडर सेक्शन 147 ऑफ बीएनएस। ठीक है, तो इसमें पहले स्टैट्यूटरी प्रोविजन को लिख लेते हैं। सो राइट, हु एवर, राइट, हु एवर whoever wages war against the government of India, whoever wages war against the government of India, comma, or attempts to, or attempts to wage such war, or attempts to wage such war, or abets, or abets the waging of such war. देखो, shall be punished with, shall be punished with, पहले पहले डेथ लिख लो, shall be punished with death or life imprisonment, imprisonment of life, and shall also be liable to fine, and shall also be liable to fine. Okay, इसमें देखो, ऐसा कोई भी ऑफेंस, इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पहले तो समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको पनिशमेंट पता लग गई, इसमें या तो डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, साथ में फाइन। ठीक है, अच्छा, क्या ये कॉग्निजेबल है? ऑब्वियसली यस। ठीक है, साथ में क्या ये बेलेबल है? ठीक है, क्या ये बेलेबल है? इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। इसमें ट्रायल कौन करता है? ट्रायल इसमें कहाँ होती है? कोर्ट ऑफ सेशन में या सेशन कोर्ट में। ठीक है, तो इसमें ट्रायल कहाँ होती है? सेशन कोर्ट में होती है। So these are the basic characteristics of the offences under section 147 of BNS. अर्लियर अगर कहीं लिखना है तो आईपीसी में ये कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 121 ऑफ आईपीसी। ठीक है, तो आईपीसी से अगर अभी बात करें तो एज सच कोई सब्सटैंटिव चेंज नहीं किया गया है, इसमें लैंग्वेज ऑलमोस्ट वही है। ठीक है, और जुडिशियल प्रेसिडेंट्स जो आईपीसी के लिए दिए गए थे, जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस आईपीसी के सेक्शन 121 के लिए इन्वॉल्व थे, वही जुडिशियल प्रेसिडेंट्स जो है या जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस जो है वो बीएनएस के इस सेक्शन के लिए रेलेवेंट माने जाएंगे, बिकॉज सब्सटैंटिव लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं है इस प्रोविजन। ठीक है, फ्रॉम द बीएनएस आईपीसी, सॉरी। तो देखो ये बेस्ड क्या है?
ऐसा क्वेश्चन एक लिखो, व्हाट इज द प्रिंसिपल अंडरलाइंग सेक्शन 147 ऑफ बीएनएस। ठीक है, ऐसे लिखो, डॉक्ट्रीन ऑफ स्टेट सेल्फ प्रिजर्वेशन। ठीक है, डॉक्ट्रीन ऑफ स्टेट सेल्फ प्रिजर्वेशन। देखो, एक्चुअली जैसे एक इंसान के पास, हमने राइट टू प्राइवेट डिफेंस में ये बात देखी थी और ये बात को समझा था कि हर एक इंसान के पास राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन होता है। लॉ कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करता, लॉ नेवर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अ पर्सन टू बी कोवर्ड। लॉ जो है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि यू मस्ट बी हैविंग द राइट to preserve your bodily integrity, even to preserve others and also your property. So law basically expects from everyone to preserve these things. Just like that, a state which is composed of many people, crores of people, so the state in its entity form also has the right of self-preservation. The state basically also has the right to preserve itself against any sort of threat emerging from anywhere, from anyone, either being the individual or a foreigner that is basically doing or trying to wage or attempt to wage any war or attempt abetting to wage any such war against the state. So state enjoys that particular right of state preservation from any such threats in the country. Okay, so that is historically एक word use होता था, that is treason. Many people in the history ranging from, अगर बात करें एरिस्टोटल के टाइम से भी, अगर सोक्रेटिस को भी जो सजा सुनाई गई थी, दैट वाज आल्सो बेसिकली ऑन द ग्राउंड ऑफ ट्रीजन। इवन जीसस वाज क्रूसिफाइड also on the ground of treason, because there was a thing that was spreaded in the Roman Empire ki Jesus is claiming to be the king of the Jews. That's why that was seen as treason, and hence Jesus was crucified. So treason as a concept is historic, is having a historical origin. बहुत पहले से ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा है ट्रीजन का। तो ट्रीजन जो है वो क्या होता था, ट्रीजन मतलब हिस्टोरिकली ये होता था कि आपने अगर अपनी एलिजेंस नहीं दिखाई है स्टेट को, अगर आपने कोई ऑफेंस किया है अगेंस्ट द स्टेट या सोवरेन अथॉरिटी, या अगर आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है against the governmental establishment, whether it be the monarchical establishment or whether it be the any other form of dictatorial establishment, अगर आपने उनके अगेंस्ट कोई काम किया है, उनको बिट्रे किया है या उनके प्रति एलिजेंस नहीं शो की, so in that case the government of that time used to give the punishment of even death. Okay, तो उसको उस समय कहा जाता था ट्रीजन। वही आज के समय में सेक्शन 147 में रिफ्लेक्टेड है और पहले आईपीसी के सेक्शन 121 में रिफ्लेक्ट हुआ करता था। ओके, तो अभी लिखो इस बात को, राइट। तो अभी क्या है कि इसी पर्टिकुलर ट्रीजन वाले ही कॉन्सेप्ट को बीएनएस ने इस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया है। ठीक है, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कैसे किया है? बिकॉज हाँ, एग्जैक्टली ये बात भी गलत है कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया, बट ये जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड वैल्यूज हैं, ठीक है, जैसे सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इनको अपहोल्ड करना बहुत जरूरी है। और इन कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड वैल्यूज के प्रोटेक्शन के लिए बीएनएस ने इस सेक्शन को जो है वो इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो राइट दिस थिंग, राइट। According to this doctrine, every state has an inherent right of, according to this doctrine, every state has an inherent right of self-preservation, has an inherent right of self-preservation. Full stop. This concept is historically derived from the concept of
This concept is historically derived from the common law concept of treason. डबल इन्वर्टेड कॉमास में राइट, ट्रीजन, फुल स्टॉप. Treason was considered as betrayal of allegiance. Betrayal of allegiance या फिर and offences against sovereign authority, which was punishable by death, which was punishable by death. Okay, जिसमें डेथ की सजा जो है सुनाई जाती थी. तो ऐसे लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, अंडर बीएनएस दिस कॉन्सेप्ट इज या दिस कॉन्सेप्ट गेट्स अ स्टैट्यूटरी बैकिंग, gets a statutory backing which focuses on the protection of sovereignty and authority of the government of India, sovereignty or authority of the government of India, and also reflects the values enshrined in the preamble of the Indian Constitution. ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जो कि इसमें की गई है. ठीक है, तो अब देखो इंग्रेडिएंट्स क्या है. सो ऐसे लिखो इसमें, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 147 ऑफ बीएनएस. ऐसे लिखो, accused must either wage war, attempts to wage war, or abets to wage war. ठीक है, ये तीनों अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ. ठीक है, तो दैट मीन्स सेक्शन 147 of BNS. So section 147 of BNS ये कहता है कि the accused whoever be, okay, the accused whoever be, okay, must have either waged war or attempts to wage war
or even abets to wage war against the government of India must be punishable या shall be punishable with either death or imprisonment of life plus fine. ठीक है, तो ये कहता है, सो दीज ऐसे बना लो इसको, है ना, दीज दिस इज द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 147 ऑफ बीएनएस. ठीक है, इसमें ऑल थ्री स्टेजेस आर ट्रीटेड इक्वली इन पनिशमेंट. इसमें से कुछ भी किया हो तीनों को बराबर माना जाएगा व्हाइल गिविंग द पनिशमेंट. ठीक है, तो यहां पर देखो अब नाउ, तो हैव यू मेड दिस? Sir, 1 minute. Just I'm making it. ऑल राइट, ऑल राइट. Yes, sir. Done. हाँ, तो ऐसे अब देखो, मैंने कहा ना हु एवर, सो ऐसे क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हु एवर. तो यहाँ हु एवर का मतलब क्या है? तो देखो हु एवर हियर सिग्निफाइज दिस थिंग कि दिस पर्टिकुलर सेक्शन, इट सिग्निफाइज दैट सेक्शन 147 of BNS basically equally applies to, किस किस को अप्लाई करता है? ये दोनों को अप्लाई करता है, टू इंडियन नेशनल्स एज वेल एज फॉरेनर्स. सो लिख लो, इट अप्लाइज इक्वली टू इंडियन सिटीजन्स को, तो ये अप्लाई करता ही करता है, एंड साथ में फॉरेन नेशनल्स को भी अप्लाई करता है. ठीक है, तो नाउ एक और बात है, whoever तो हम समझ गए, हम तीनों चीजें भी समझ गए, which is punishable, हम पनिशमेंट भी समझ गए, हम ये भी समझ गए इस क्राइम का नेचर क्या है, बहुत हीनियस नेचर है. नाउ द मेन क्वेश्चन हियर इज, राइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजिंग वॉर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, है ना क्वेश्चन की, सॉरी स्टैट्यूट में ये लिखा हुआ है ना, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजिंग वॉर? तो देखो, वेजिंग वॉर का मतलब थोड़ा डिफरेंट है. सो इट बेसिकली रिक्वायर्स क्रूशियल इंटरप्रिटेशन. सो इसमें मतलब वेजिंग वॉर का कहीं रियॉट नहीं होता. देखो जो रियॉट्स होते हैं, यूजुअली ऑर्डिनरी जो रियॉट्स होते हैं, तो दिस सेक्शन इज नॉट डीलिंग विद दोज रियॉट्स. वो हम बेसिकली ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी में पढ़ेंगे. दिस डजंट डील्स विद द ordinary riots. This doesn't even deals with the mob violences that goes on in the country, and it often also does not deals with the political agitations that happens in the country, or even basically the law and order disturbances that happens across the country at anywhere at any point of time. So this section doesn't deals with those things. Okay, so then what is basically the meaning of waging of war? तो waging of war का मतलब होता है एक organized
एक डेलिबरेट, देखो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में जब कभी जानबूझ के डेलिबरेट तरीके से वायलेंस का यूज किया जाता है, ठीक है, डेलिबरेट तरीके से फोर्स या फिर वायलेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जानबूझकर ऑर्गेनाइज्ड वे में फोर्स या वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं, किसके अगेंस्ट, विच इज बेसिकली डायरेक्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट डायरेक्टेड होता है। और ऐसे केस में इस वायलेंस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट यूज करने का ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग सच वायलेंस। तो इस वायलेंस का ऑब्जेक्टिव होता है या तो ओवरथ्रो करना, या तो डिस्टेबलाइज करना, आ रही है बात समझ में, और या फिर सोवरेन अथॉरिटी को चैलेंज करना। These are the objective of such violence, and hence such kind of violence is violence, or basically deliberate use of force is generally categorized as waging war. आ रही है बात समझ में? So again telling you, it should be deliberate, organized, must be including force or violence, must be directed against the government of India, and the objective can be to overthrow, either to destabilize or to challenge the sovereign authority. are ye baat samajh mein? Write this down. The judicial meaning of waging war is, the judicial meaning of waging war is waging war is the organized and deliberate uprising, the organized and deliberate uprising involving the use of force and violence, involving the use of force and violence, which is directed against the government authority, which is directed against the government authority, with the intent to, with the intent to overthrow, with the intent to overthrow, comma, destabilize, or challenge the sovereign authority, or challenge the sovereign authority. Or challenge the sovereign authority. So that is basically the waging of war against the government of India. ठीक है, तो स्टैचूट में अब ऑलमोस्ट हर वर्ड क्लियर है, ठीक है। तो देखो कुछ एसेंशियल टेस्ट हैं जो कि कोर्ट्स के द्वारा डेवलप किए गए हैं। जैसे पहला एक टेस्ट है जिसको बोलते हैं क्वो एनिमो। सो क्वो एनिमो टेस्ट इज बेसिकली द इंटेंशनल टेस्ट, इंटेंशन क्या रहा था उस पर्टिकुलर यूज ऑफ वायलेंस और फोर्स का। दूसरा है नेचर ऑफ टारगेट क्या था, क्या नेचर ऑफ टारगेट कोई पर्टिकुलर एक जस्ट एक ऑफिस था किसी एक पर्सनल एम को अचीव करने के लिए, या पूरा सोवरेन अथॉरिटी था, फॉर एग्जांपल द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। साथ में कैरेक्टर कैसा था, क्या ऑर्गेनाइज्ड कैरेक्टर था या फिर ईओ इंस्टेंटी था, ठीक है। और या फिर साथ में हम और एक देखेंगे, एक टेस्ट है यूज ऑफ वायलेंस का, ठीक है।
तो इसमें जो है आर्म्ड वायलेंस अब थी कि नहीं थी, ठीक है, आर्म्ड वायलेंस इसमें थी कि नहीं थी, या फिर जस्ट कुछ लोग एक झुंड में इकट्ठे होकर के और मुठभेड़ में इन्वॉल्व थे। सो दिस हैज टू बी एनालाइज्ड बेसिकली, ठीक है। तो इसमें प्रोपागेंडा क्या केवल स्पीच था या फिर वेजिंग ऑफ वॉर था, तो ये कुछ टेस्ट है, ठीक है, दीज टेस्ट हैज टू बी बेसिकली रिटन डाउन। तो ऐसे क्वेश्चन लिखो, what are the essential tests developed by the courts for section 147 of BNS? Quo animo test, इसमें लिखो, राइट, in this test in this test the intention is analyzed, full stop, whether the object was of general public nature or to strike at the governmental authority. अगला टेस्ट लिखो बी में, नेचर ऑफ टारगेट। अगला टेस्ट लिखो नेचर ऑफ टारगेट। टारगेट का नेचर क्या था? देखो अब इसमें बहुत बड़े लेवल पे ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े लेवल पे केवल जो है वो वायलेंस यूज हुई हो वही जरूरी है, नहीं। इसमें अगर गवर्नमेंट की या फिर कोई सोवरेन एक सिंबल को भी अगर अटैक किया गया है तो वो भी इसमें माना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट पे बहुत बड़े लेवल पे एक आर्म्ड अपराइजिंग हो यही जरूरी नहीं है, ऐसे लिख लो। डायरेक्ट अटैक ऑन आर्म्ड फोर्सेस इज नॉट नेसेसरी। फुल स्टॉप। Even attacks on symbols of sovereignty may suffice. Full stop. Example, parliament attack. Example, parliament attack. Yeah. अब थर्ड लिख लो, ऑर्गेनाइज्ड कैरेक्टर। तो प्लान ऑर्गेनाइज्ड कैरेक्टर में देखो ऐसे लिखो, इट मस्ट नॉट बी ऑफ अ स्पॉन्टेनियस, या इट मस्ट नॉट बी अ स्पॉन्टेनियस डिसऑर्डर। अभी तुरंत से एक स्पॉन्टेनियस डिसऑर्डर हो गया ये रिक्वायर्ड नहीं है। It must not be a spontaneous disorder full stop. It should be using planned operations and coordinated armed action.
फिर डी लिख लो, अब एक और लास्ट है। टेस्ट क्या है? यूज ऑफ फोर्स। तो इसमें राइट, इट मस्ट इन्वॉल्व आर्म्ड वायलेंस। इट मस्ट इन्वॉल्व आर्म्ड वायलेंस। सर हेडिंग क्या थी लास्ट वाले की? यूज ऑफ फोर्स। तो राइट, it must involve armed violence and mere propaganda or speech does not amounts to waging of war. देखो, ऐसे क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन rioting and waging of war? ठीक है, सो rioting और waging of war में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो देखो, rioting क्या है? rioting का बेसिकली एक नेचर है पब्लिक डिसऑर्डर। हैज अ नेचर ऑफ पब्लिक डिसऑर्डर। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें वेजिंग ऑफ वॉर का, क्या है? इट इज एन अटैक ऑन सोवरेनिटी। इट इज एन अटैक ऑन सोवरेनिटी। अगर हम बात करें तो इट हैज अ लोकल ऑब्जेक्टिव। देखो, इसका क्या होता है, एक लोकल ऑब्जेक्टिव होता है, कोई लोकल इशू होता है रियॉट का, कोई लोकलाइज्ड ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है, ठीक है। लेकिन इसका टारगेट होता है नेशनल अथॉरिटी। ठीक है, अगर रियॉटिंग की बात करें तो इसका स्कोप लिमिटेड है। इट हैज अ लिमिटेड स्कोप। वहीं अगर हम बात करें तो इसका पॉलिटिकल तो होगा, साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो इसमें पनिशमेंट लेस होती है, और अगर इसमें बात करें तो आप जानते हो डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट होती है। ठीक है, सो दिस डिस्टिंग्विशेस जनरल रियॉटिंग फ्रॉम वेजिंग ऑफ वॉर अंडर सेक्शन 147। ठीक है,
तो अब एक केस लॉ देखेंगे जो पार्लियामेंट अटैक केस था, ठीक है, जिसमें बात करेंगे हम। तो एक केस था जिसको कहते हैं नवजोत संधू या फिर अफसन गुरु, ठीक है। तो अफसन गुरु केस जो 2005 में हुआ था, ठीक है। तो 2005 के इस केस में एक्चुअली क्या हुआ था, केस में हम फैक्ट देख लेते हैं पहले। तो 13 दिसंबर 2001 को ये अटैक हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। इस अटैक में जो है क्या हुआ था कि आर्म्ड टेररिस्ट एंटर कर गए थे पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट उस टाइम सेशन में था। उस टाइम अंदर जो है एमपीज जो है वो थे, प्रेजेंट थे, देवर प्रेजेंट इनसाइड। बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे हैवी कैजुअलिटीज हुई थी, एंड पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ सिंबल of the sovereignty of this country, because the sovereignty of this country according to the preamble that lies in the people, we the people. The sovereignty by the people is exercised through their representatives, and those representatives sits inside the parliament, okay. So that is indirectly attack on the people of this country only, okay. So parliament is also a symbol of the sovereignty of this country, so it was an attack on the sovereignty of this country. Now, Supreme Court, what it said? So, Supreme Court basically said that entering Parliament with explosives and an attempt to basically lay the siege there, ठीक है। तो उन्होंने जो काम किया उसमें, और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में इंगेज होना, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में इंगेज होना और देश के सोवरेन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को अटैक करना इज बेसिकली अ वेजिंग ऑफ वॉर, ठीक है। तो ये वॉर ही वेज करना है, वॉर केवल एक्सटर्नल नहीं होती, वॉर अंदर भी हो सकती है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन ये नहीं थी कि ट्रेडिशनल बैटल फील्ड के होने की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जरूरी नहीं है कि ट्रेडिशनल बैटल फील्ड ही मौजूद हो, एक छोटा ग्रुप भी जो है वो वॉर वेज कर सकता है, ठीक है। वॉर लाइक एरे बस चाहिए, एक वॉर लाइक सीन क्रिएट होना है बस, अगर हो गया है तो वो वेजिंग ऑफ वॉर ही माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें स्टीथ ऑपरेशन जो है वो भी माना जा सकता है एज वेजिंग ऑफ वॉर, और ये बेसिकली बिकॉज इट वाज अ सिंबल अगेंस्ट द सोवरेन अथॉरिटी ऑफ दिस कंट्री, इट विल बी कंसिडर्ड एज वेजिंग ऑफ वॉर। तो इसीलिए जो है अफजल गुरु को इसमें क्या दिया गया था, डेथ पेनल्टी दी गई थी, ठीक है। तो राइट, लिख लो इसको, हेडिंग डालो पार्लियामेंट अटैक केस। तो राइट, in this case, in this case, on 13th December 2001, अच्छा इसमें केस की हेडिंग भी तो लिख लो। तो नवजोत संधू या अफसन गुरु, अफसन गुरु वाइफ ऑफ अफजल गुरु, अफसन गुरु ब्रैकेट में 2005, ठीक है। इन दिस केस ऑन 13th December 2001, armed terrorists entered inside the parliament while the parliament was in session, while the parliament was in session, causing heavy casualties, causing heavy casualties, and was seen as an attack on the symbol of sovereignty of India.
इसमें लिखो, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एंटरिंग पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट entering parliament with explosives with explosives and an attempt to lay siege, attempt to lay siege, full stop या कॉमा डाल के लिखो, engaging with the security forces, engaging with the security forces and targeting the sovereign democratic institutions. Is या can be seen as waging or attempting to wage war. ठीक है, waging or attempting to wage war. ठीक है, तो अब देखो इसमें कुछ की ऑब्जर्वेशंस थी नेक्स्ट पॉइंट में, वो की ऑब्जर्वेशंस लिख लो. तो राइट, as observed by Supreme Court, comma, there is no need for a traditional battleground या battlefield. There is no need for a traditional battlefield. There is no need for a traditional battlefield. Full stop. Even small groups can wage war. Even small groups can wage war. Full stop. Warlike array is not required. ARRAY. Warlike array is not required. ऐसे लिखो, even teeth operations. Even teeth operations. Even teeth operations can amount to war. तो इसको टर्म किया गया था, this case was termed by the Supreme Court in this case as rarest of rare. Rarest of rare. ठीक है, तो उसमें टर्म किया गया था इसको. तो ऐसे ही एक और केस हुआ था, अजमल कसाब केस, तो उसको भी लिख लेते हैं. ठीक है, अजमल कसाब केस को, क्योंकि मुंबई अटैक का केस था, तो उसमें लिखो अजमल कसाब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2012.
इस केस में हम ये देखते हैं कि एक कोऑर्डिनेटेड टेररिस्ट अटैक हुआ था। मल्टीपल पब्लिक टारगेट्स को जो है इसमें टारगेट किया गया था, मल्टीपल पब्लिक साइट्स को इसमें टारगेट किया गया था। 60 से ज्यादा घंटों की सीज चली थी, जिसमें 162 जो है वो लोग मारे गए थे। ठीक है, सो इट वाज हेल्ड दैट इट वाज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, जिसमें इंडिया की सोवरेनिटी को टारगेट किया गया था। डेथ पेनल्टी को इस केस में अपहेल्ड किया गया because this was the case that was filed by Ajmal Kasab in the Supreme Court against the state of Maharashtra। ठीक है, जिसमें कोर्ट ने ये रीजनिंग दी थी कि इसमें कोई रिमोर्स नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत इस एक्ट का एक बहुत बड़ा मैसिव नेशनल इम्पैक्ट रहा है, और जिसमें कि देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को चैलेंज करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो इसमें जो है सो लिख लो कि in this case there was a coordinated terrorist attack, there was a coordinated terrorist attack in which multiple public targets या multiple public sites were attacked ठीक है, full stop। it was a 60 siege ठीक है, and 162 people were killed, and 162 people were killed। ठीक है, फुल स्टॉप डाल के लिखो इट वाज हेल्ड दैट it was held that this act was a part of conspiracy to wage war that targeted India's sovereignty and hence death penalty was upheld। Full stop। The court gave the reasoning that that there shall be no, there should be no remorse because it had a massive national impact, because it had a massive national impact and it challenged the unity and integrity of India। ठीक है, इसलिए इसमें कोई रिमोर्स, कोई रिग्रेट, कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर ये बात है कि अबेटमेंट भी इसमें एक तो पहली बात इंक्लूडेड है, दूसरी बात ये है कि कोई मिनिमम नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। कितने भी कम से कम लोग, एक छोटा सा इवन ग्रुप भी जो है, जो कि एक छोटा सा यूनिट है, वो भी जो है वेज वॉर कर सकता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर की इस केस में जरूरत नहीं है। नो फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर इन दिस केस इज रिक्वायर्ड। नो ट्रेडिशनल बैटल फील्ड बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड दोज आर्म्ड वायलेंट पीपल इज रिक्वायर्ड। कोई ट्रेडिशनल बैटल फील्ड की जरूरत नहीं है। और एक और बात है कि इट इज डिस्टिंक्टिव फ्रॉम टेररिज्म। टेररिज्म इज सम डिफरेंट एक्ट। ठीक है, टेररिज्म को जो है, हाँ, ओवरलैपिंग कुछ कुछ है, बट टेररिज्म जो है वो बेसिकली डील किया जाता है या तो यूएपीए में
और या फिर जो बाकी एंटी टेरर लॉज हैं उनमें डील किया जाता है। बट इस केस को जो है डील किया जा रहा है बाय सेक्शन 147। ठीक है, तो अब ये काम करो, इस बात को लिख लो, एक नोट डाल के लिखो। अच्छा, फिर कौन से वालों को जो है डील किया जाएगा? अच्छा, अगर मान के चलो ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड रेबेलियन है और वो उसका टारगेट कौन है? उसका टारगेट है लोग, इन जनरल नॉर्मल लोगों को जो है टारगेट कर रहा है, तो उसको टेरर एक्ट्स में देखा जाएगा। बट स्पेसिफिकली अगर गवर्नमेंटल सोवरेनिटी को टारगेट किया जा रहा है, अगर गवर्नमेंट की सोवरेन अथॉरिटी को अगर टारगेट किया जा रहा है, तो उसको जो है डील किया जाएगा अंडर वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द स्टेट। तो अगर अटैक हो रहा है सर एक कश्मीर, डाउट हाँ था। जी, बोलो बोलो। सर जो फिर जो कसाब वाला केस था उसमें भी मेनली लोगों को ये टारगेट किया था ना? कसाब का जो केस था वो एक डिफरेंट केस था, बिकॉज उसने जो अटैक साइट्स को चूज किया था, इट वॉज बेसिकली अ अटैक जो कि ताज होटल को उसने चूज किया था। ठीक है, तो ताज होटल इज बेसिकली एक तो इंडिया का मॉन्यूमेंट है, बहुत पुराना मॉन्यूमेंट है, बहुत बड़े लार्ज स्केल का मॉन्यूमेंट है, जिसमें उसको ये भी बात पता थी कि पीपल फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री आर स्टेइंग देयर। ओबेरॉय को उसने अटैक किया था, सेम केस विद दैट। तो उस केस में ये था कि वो ताज को देखा गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट एज द सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो उस केस में वो उस प्लेस को जो है कंसिडर कर लिया गया था एज द सिंबल ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उस केस में वो जगह जो है वो क्या थी, वो उस प्लेस की वजह से जो है उसको कंसिडर किया गया था एज वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, अगर एक अटैक, यही सेम टाइप का अटैक अगर कश्मीर वैली में होता है जिसमें आम जनता को मारा जाता है, दैट इज टेररिज्म। बट अगर एक यही केस अगर मान लो कश्मीर के अंदर जो है, कश्मीर के अंदर मान लो कश्मीर का जो हाई कोर्ट है, ठीक है, जम्मू कश्मीर जे एंड के हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट को अटैक किया जाता है, या फिर मान के चलो वहां के गवर्नर ऑफिस को टारगेट किया जाता है, या फिर मान के चलो कोई हेरिटेज सिग्निफिकेंस की साइट है वहां, ठीक है, कोई बहुत नेशनल इंपॉर्टेंस की साइट है वहां, उसको अगर अटैक किया जाता है तो वो इंडिया के गवर्नमेंटल अथॉरिटी के अगेंस्ट वो अटैक है और उसको देखा जाएगा एज वेजिंग ऑफ वॉर। बट अगर लोग उसमें मारे जा रहे हैं तो उसको देखा जाएगा एज टेरर एक्टिविटी। ठीक है, एनी फर्दर डाउट? ऑल राइट, ऐसे लिखो, देयर इज अ distinction of section 147 from terrorism. Full stop. Some overlaps exist with UAPA and anti-terror laws, but section 147 specifically protects specifically protects the governmental sovereignty.
ठीक है, इट स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट्स द गवर्नमेंटल सोवरेनिटी। ठीक है, तो नाउ यू जस्ट थिंक कि अगर एक सिंगल पुलिस स्टेशन पर एक एसएचओ के अगेंस्ट अगर एक अटैक हो रहा है, ठीक है, तो उसको जो है हम क्या मानेंगे? तो एक अगर अटैक हो रहा है एक पुलिस स्टेशन पर, तो वो तो जनरल रियॉटिंग है। बट केस इज कि उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या उसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि टू इंस्टिल द फियर इन द गवर्नमेंटल अथॉरिटी इन जनरल ऑफ द एंटायर कंट्री? That will be waging a war. But if the grievance is local in nature and intention is just to basically to fulfill a particular grievance by the government, in that case if the issue is localized, it will be treated as general rioting। ठीक है, उस केस में उसको जनरल रियॉटिंग माना जाएगा। ठीक है, ऐसे अब एक हेडिंग डाल दो, टेररिज्म एंड इट्स इंटरफेस विद वेजिंग वॉर। terrorism and its interface with waging war। तो ये सब्सीक्वेंट जुडिशियल प्रेसिडेंट से ये बात पता चली है कि अगर सर्टेन टेररिस्ट एक्ट, जिनको अभी तक टेररिस्ट एक्ट मानते, बट अगर वो टेररिस्ट एक्ट अटैक करते हैं किसको? देश की सोवेनिटी को, या फिर मान के चलो गवर्नमेंटल अथॉरिटी को, तो फिर उनको वेजिंग ऑफ वॉर मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिखो कि ऑल्दो सेक्शन 147 ऑफ बीएनएस, although section 147 of BNS does not use the word terrorism, does not use the word terrorism, comma, modern judicial interpretation shows that, modern judicial interpretations shows that certain terrorist acts, that certain terrorist acts may amount to waging war, that certain terrorist acts may amount to waging war if they strike at the sovereignty, if they strike at the sovereignty and governmental authority of India, and governmental authority of India, full stop। Thus terrorism and waging war may overlap, but they are not identical, but they are not identical। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
In India, terrorism, although is primarily addressed under UAPA, and special anti-terror statutes, full stop. However, if terrorist acts targets parliament, sovereignty, attempt to destabilize the government, or strikes at the constitutional authority, they may amount to waging of war under section 147. आपके वाले डाउट को भी लिख लो. Example, in Mumbai terror attack case, death sentence of Kasab was upheld. Because it was an attempt at national destabilization. And was involved in a conspiracy to wage war. ठीक है. ठीक है. देखो मॉडर्न टाइम में जो वॉर्स हैं ये बहुत अलग हो गई है. Small groups are involved, you can see. Suicide attackers are emerging because in the Red Fort terror attack case, also we can say that it might be of the case of suicide attackers. Okay. जिसमें बेसिकली कोई स्टीथ ऑपरेशंस नहीं था, बट ऑल्सो द स्टीथ ऑपरेशंस, जो छुप छुपा के जो ऑपरेशंस होते हैं, जो सीक्रेटिव ऑपरेशंस कैरी ऑन करते हैं कई लोग. ठीक है. So those teeth operations, even the digital radicalization can also be considered to be an attempt to wage war. ठीक है. Even cross border conspiracies are happening. Okay, on daily basis we can see some sort of news regarding that. ठीक है. तो ये सभी भी जो है वो आजकल मॉडर्न डेफिनेशन में आ गए हैं. ठीक है. तो नाउ कम टू द मेन हेडिंग. राइट द मेन हेडिंग. Section 148 of BNS. Section 148 of BNS. Section 148 of BNS. Put the heading conspiracy to commit offences
punishable by section 147 of BNS. ठीक है, तो राइट, इसमें स्टैट्यूटरी प्रोविजन लिख लो, whoever within or without, whoever within or without and beyond India, even the provision deals with beyond India, okay, and beyond India conspires conspires to commit any of the offenses, conspires to commit any of the offenses punishable by section 147 or conspires to overawe or conspires to overawe, comma, by means of criminal force or show of criminal force, comma, the central government or any state government, the central government or any state government, comma, shall be punished with imprisonment for life, shall be punished with imprisonment for life, comma, or imprisonment up to 10 years, comma, and shall also be liable to fine, and shall also be liable to fine, and shall also be liable to fine. ठीक है, so this is basically the statutory provision. ठीक है, so we will be discussing about this statutory provision although in the next class, but just write one note there, एक note लिखो, to constitute conspiracy under this section no overt act or illegal omission is required. एंड इसमें भी ऐसे कुछ क्लासिफिकेशंस लिख लो कि पहले राइट, पहले ऐसे पनिशमेंट लिखो, और अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट और अप टू 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन. ठीक है, इसमें कॉग्निजेबल में लिख लो, तो कॉग्निजेबल में लिख लो यस, बेलेबल में लिख लो नॉन बेलेबल, और ट्रायल में लिख लो सेशन को.
ट्रायल में लिख लो सेशन कोड. ओके, so this is the basic understanding of सेक्शन 148. ठीक है, और कहीं लिख लो कि बाद में ऐड किया गया था, तो आईपीसी का अगर लिखना है तो सेक्शन 121 ए ऑफ आईपीसी. ठीक है, सो 121 ए ऑफ आईपीसी 10 साल बाद ऐड हुआ था, 1870 में ऐड हुआ था ये सेक्शन. ठीक है, आईपीसी में, और अभी इसको कंटिन्यू किया गया है अंडर सेक्शन 148. ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट दिस सेक्शन इन द नेक्स्ट क्लास. ओके.